हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एफसीआई के सीरीज में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे एफसीआई सिलेबस में 5th टॉपिक जो हमारा दे रखा है उसमें हमें डिफरेंट एक्ट्स के बारे में दे रखा है। तो उसमें से आज पहला प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन मतलब फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए 1954 में ये एक्ट आया था। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडल्टर फूड कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है कि किसी भी फूड के अंदर अगर उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है ना, वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं बचते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है, तो हम उस फूड को एडल्टर फूड कहते हैं और ये एडल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, उसमें या तो कोई ऐसे केमिकल मिला दिए गए हैं या उसको जो प्रिपेयर किया गया है वो अनहाइजीन तरीके से किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उसमें सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है, केमिकल का जो कई जो प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं वो ज्यादा यूज कर दिए गए हैं, जिससे वो हेल्थ हैजार्डस हो सकता है, हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरीके के फूड को हम एडल्टर्ड फूड कहते हैं। एडल्ट्रेशन ये प्रोसेस होती है जिसमें फूड की क्वालिटी पुअर हो जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखें तो एडल्ट्रेशन के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। एक फूड एडल्टर्ड फूड कब कहलाता है ना, एडल्टरेटेड फूड कब कहलाता है, देखते हैं। जब फूड के अंदर कोई जो वेरी इंजीरियसली हमारे अंदर इंजीरियसली होता है ना, उसकी क्वालिटी जो है खराब हो जाती है किसी फूड के अंदर। किन किन कारण से, देखो किसी डिजीज एनिमल से अगर उस फूड को तैयार किया गया है, जैसे कि कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मींस मीट है, चिकन है, बीफ है, पोर्क है, अगर ये किसी किसी डिजीज इन्फेक्टेड एनिमल से अगर लिया गया है तो ये एडल्टर्ड फूड कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी उस पर्टिकुलर डिजीज के वायरस, बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज को उसमें कर रहा था वो प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ये एडल्टर्ड फूड कहलाएगा, है ना। इसके अलावा मिल्क है, अगर मिल्क भी ऐसी काऊ या ऐसी बफेलो से लिया गया है जो कि डिजीज थी जिसके अंदर, तो ये भी एडल्टरेटेड कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इनसैनिटरी कंडीशन में उसको बनाया गया है, जैसे हमारा रेलवे के अंदर, है ना, आईआरसीटीसी जो फूड प्रोवाइड करती है, इनसैनिटरी कंडीशन होती है, अनहाइजीन तरीके से वो तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई अगर कलरिंग मैटर मिलाया गया है वो भी किससे प्रिस्क्राइब, जो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब है इतनी क्वांटिटी, 0.2 मिलीग्राम क्वांटिटी वैसे तो चाहिए, अगर इससे ज्यादा वो मिलाया गया है तो वो एडल्ट्रेटेड फूड कहलाता है। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन ऑफ परमिटेड प्रिजर्वेटिव एंड एक्सेस, प्रिजर्वेटिव का ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है, तो एक समरी ये है कि एडल्टर्ड फूड वो होता है, एडल्ट्रेटेड फूड वो होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस या पदार्थ या केमिकल को एक निश्चित मात्रा से अगर ज्यादा यूज कर लेते हैं, या उसको उस फूड मटेरियल को तैयार करने में हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता, सैनिटरी का ध्यान नहीं रखा जाता, किसी भी डिजीज एनिमल से उसको तैयार किया गया है, तो इस तरीके का जो कि हेल्थ हैजार्डस होता है ना, हेल्थ हैजार्डस अगर है तो वो फूड जो है हमारा एडल्ट्रेटेड फूड कहलाता है, खराब फूड कहलाता है। एडल्ट्रेटेड का मतलब जो फूड खराब हो, ठीक है, जो हमारे लिए न्यूट्रिशनल क्वालिटी लिए हुए ना हो, जिसमें न्यूट्रिशन पुअर हो, उसे हम एडल्ट्रेटेड फूड कहते हैं। अब क्या हुआ, 1954 से 1955 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे, रेडीमेड जो फूड आ रहे थे, उसमें कितना ही वो प्रिजर्वेटिव डाल ले, कितना ही उनका कलर डाल ले, है ना, तो हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, और उस एक्ट का नाम था पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। एक्ट 1954 में आया था, लेकिन ये लागू जो किया गया था 1955 में किया गया था। ठीक है,
इसमें क्या करा, रोका गया। किसको रोका गया कि फूड एडल्ट्रेशन को रोका जाए, है ना, कि किसी भी तरीके से वो फूड जो है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है या फॉर एनिमल कंजप्शन के लिए है, तो उसे एडल्ट्रेटेड होने से रोका जाए, उसे खराब होने से रोका जाए। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, ठीक है, वो सभी चीजों का इसमें ध्यान रखती थी। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। किसके लिए प्रोटेक्शन? एडल्ट्रेशन, कंटामिनेशन के लिए फूड को, है ना, फूड कंटामिनेट ना हो, एडल्ट्रेटेड ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, हेल्थ रिस्क कम करने के लिए ह्यूमंस की। क्योंकि अगर पॉपुलेशन में वैसा फूड जाएगा तो उसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज पैदा हो जाएगी, कैंसर कारक हो सकते हैं वो, इसके अलावा अनेक डिजीज हो सकती है। इसके लिए इस रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये एक्ट के अंदर अब जो फ्रॉड करता है, मतलब जो ऐसा फूड बना रहा है जिसमें प्रिस्क्राइब केमिकल्स की क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी डाली जा रही है ना, तो उसके लिए भी ये एक्ट उन्हें जो है सजा दिलाता है और उनपे रोकथाम करता है ना। इसके अलावा केमिकल, पेस्टिसाइड, फ्लेवर्स वगैरह कितना क्या डालना है फूड के अंदर, ये सब पीएफ एक्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है कि इस एक्ट के एक पूरी गाइडलाइन दी गई है कि इस क्वांटिटी से ज्यादा और इन मटेरियल के अलावा आप किसी दूसरे मटेरियल का यूज खाने वाले पदार्थों में नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्ट 1954 का है, लेकिन इसमें 3 अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट मतलब सुधार, कुछ और चीजें इसमें ऐड की गई कब जब जरूरत लगी उस हिसाब से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1964, देन 1976, 1986, तो 3 अमेंडमेंट इस एक्ट के अंदर हुए हैं, ठीक है। कुछ सुधार किए गए, जैसी जरूरत लगी वैसा इसके अंदर थोड़ा चेंज किया गया। अब इस एक्ट को लागू करने के लिए, इस एक्ट को चालू रखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की जरूरत होती है जो कि इस एक्ट को फॉलो करवाए लोगों के द्वारा, है ना, जो भी मैन्युफैक्चरर है उन पे वो कंट्रोल रखे। तो इसके लिए बॉडी की जरूरत होती है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में 4 चीजें आती है, 4 कंपोनेंट होते हैं इसके। पहला है सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स। फूड स्टैंडर्ड्स के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमिटी गठित की गई, है ना, जो कि इन सब चीजों पे कंट्रोल रखती थी, इन पे ध्यान रखती थी, इन पे निगाहें रखती थी। दूसरी, इस फूड मटेरियल को चेक करने के लिए, क्योंकि अब केमिकल सब्सटेंस है तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा। चेक कहाँ होंगे? चेक लैब के अंदर होंगे, तो उन लैब्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज तैयार की गई। इसके अलावा स्टेट फूड लेबोरेटरीज तैयार की गई। जब सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ज्यादा नहीं हो पाई और इनसे काम नहीं हो पाया तो सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज तैयार की गई। अब फूड इंस्पेक्टर प्रोवाइड किए गए, पब्लिक एनालिस्ट तैयार किए गए, पब्लिक एनालिस्ट जो है तैनात किए गए। पब्लिक एनालिस्ट मतलब जो इन लैब में काम करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं। फूड इंस्पेक्टर वो जो कि सैंपल को किसी भी पर्टिकुलर शॉप से या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर आता है, ठीक है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है पीएफ एक्ट के अंदर। तो हम एक एक करके इनको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है एफसीआई के लिए, इसलिए आप पूरी क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहली जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है दैट इज सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स, है ना। जैसा मैंने बताया कि इस कमेटी का जो गठन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें मेंबर्स होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं। एक तो इसका चेयरमैन होता है, एक सेकेंड, एक तो इसका चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का जो डीजी है वही इसका चेयरमैन होता है। इस कमेटी के मेंबर जो है वो फिक्स नहीं होते हैं और नहीं कहीं बताए जाते हैं ज्यादा कि लगभग कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा 2 एक्सपर्ट्स जो है नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। 2 एक्सपर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करती है। इसके अलावा हर एक स्टेट की एक रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी के अंदर होते हैं। यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे लोगों से मिलकर इनकी जो नंबर्स है वो फिक्स नहीं होते हैं। इस कमेटी के अंदर कितने लोग होंगे ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से सब तरफ से स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल, वो एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने इसमें रखते हैं। तो ये फूड
जो है सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स से। इसके अलावा अब ये जो है सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें कि सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज क्या होती है। अब फूड मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को, केमिकल को चेक करने के लिए लेबोरेटरीज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहीं हमें डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट सुविधाएं जो है वो सब यहीं प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज की स्थापना की गई। स्टार्टिंग में जो है 4 लेबोरेटरीज जो है सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज वो थी, एक कलकत्ता में, दूसरा कलकत्ता वेस्ट बंगाल, गाजियाबाद यूपी, देन मैसूर कर्नाटका और पुणे महाराष्ट्र। तो ये 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज प्रेजेंट है, कलकत्ता, गाजियाबाद, मैसूर एंड पुणे। ये याद रखने वाली चीजें, इंपॉर्टेंट चीज है। इन 4 लेबोरेटरीज के अंदर इनका जो सैंपल लिया जाता है किसी भी एडल्टर फूड का, मान लो कि किसी फूड इंस्पेक्टर को ऐसा लगा कि ये पर्टिकुलर जो शॉप है या फिर ये मैन्युफैक्चर यूनिट है, इसके प्रोडक्ट के अंदर कुछ एडल्ट्रेशन हो सकता है, कुछ ज्यादा जो गाइडलाइन है उससे ज्यादा कुछ अलग हटकर इसमें कुछ केमिकल मिलाए हुए हैं, तो वो उसका सैंपल लाएगा और सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज के पास लेकर जाएगा। ठीक है, वहां इसका क्या किया जाएगा, वहां इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा कि इसके अंदर कौन से केमिकल प्रेजेंट है। अब इन सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज के अलावा लगभग हमारे इंडिया में 82 फूड लेबोरेटरीज और है जो कि डिस्ट्रिक्ट, रीजनल या स्टेट लेवल पर काम करती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये 4 फूड लेबोरेटरीज जो है सफिशिएंट नहीं है इन सब चीजों को एग्जामिन करने के लिए। तो इसके लिए फिर और फूड लेबोरेटरीज स्थापित की गई अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में, है ना। उनको रीजनल हम फूड लेबोरेटरीज कहते हैं। वो इनके कोलिब्रेशन में काम करती है, ठीक है, इनके कंट्रोल में काम करती है। स्टेट लेबोरेटरीज जो है वो सेंट्रल लेबोरेटरीज के कोलिब्रेशन के साथ काम करती है, इनका इस पर कंट्रोल होता है और यही इन्हें फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरीके से हमें फूड को चेक करना है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए सैंपल की, है ना, कौन से केमिकल्स यूज करने हैं। तो वो सब सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज जो है वो स्टेट लेबोरेटरीज को बताती है। इसी तरीके से तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो आती है पीएफए के अंदर, दैट इज पब्लिक एनालिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर करेगी तो सेंट्रल लेबोरेटरीज में करेगी, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेगी किसी को तो वो स्टेट या रीजनल लेबोरेटरीज में अपॉइंट करेगी। ठीक है, किसको अपॉइंट करेगी, पब्लिक एनालिस्ट को अपॉइंट करेगी, जो एनालिसिस करेगा। किसका एनालिसिस करेगा, किसी भी फूड सैंपल का एनालिसिस करेगा, जो कि जिसमें अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें एडल्ट्रेशन हो सकता है, ये एडल्ट्रेटेड फूड हो सकता है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज किए गए हैं, इसमें कोई केमिकल ज्यादा यूज किए गए हैं जो कि हेल्थ हैजार्डियस है, तो उसके लिए इस पब्लिक एनालिस्ट को वो पर्टिकुलर सैंपल दिया जाएगा और ये इसके अंदर चेक करेगा कि किस तरीके के इसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, क्या ये खाने योग्य है या नहीं है। तो ये लेबोरेटरीज के अंदर पब्लिक एनालिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन देखें, है ना, कि पब्लिक एनालिस्ट के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो वो कैसे चेक कर पाएगा, है ना। ये हमारे जो है बेरोजगारी में भी एक सहायता प्रदान कर सकती है कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक एनालिस्ट के लिए सेंट्रल और स्टेट लेबोरेटरीज में। तो ऐसा आदमी, अगर आपने देखो इसमें 2 तरीके के, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपके पास लगभग 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। देख लेते हैं ग्रेजुएशन किसके अंदर, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी या फूड ड्रग्स के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है विद नॉट लेस देन 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फूड लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, फूड आर्टिकल्स के लिए आपके पास, है ना, ग्रेजुएशन के बाद, नॉट ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का। या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, फूड एंड ड्रग्स के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, है ना,
ठीक है, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट केमिस्ट के साथ अटैच रहे हुए हैं, या फिर आपके पास विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 3 साल का इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी एक पब्लिक एनालिस्ट की पोस्टिंग की जाती है उस आधार पर, है ना। तो इसका काम है चेक करने का लेबोरेटरीज के अंदर। अब इसकी एक बार ड्यूटी देख लेते हैं, जो मैं बता रहा हूं वही इसकी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या होती है कि सैंपल जो फूड इंस्पेक्टर के द्वारा लाया गया है उसे कंफर्म करना, है ना, उसे सील करके रखना, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़े कोर्ट के अंदर, है ना, उसको रिक्वायर्ड जब भी हो, क्योंकि अगर कुछ गलती पाई गई तो केस होगा तो कोर्ट सबूत मांगेगी, सबूत के लिए हमें वो पर्टिकुलर सैंपल चाहिए होगा, तो पब्लिक एनालिस्ट से कोर्ट कहेगी कि लाओ हमें सैंपल लाके दिखाओ, तो इसको सैंपल को फिर प्रिजर्व करना पड़ेगा, है ना, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। इसके अलावा ये जो है स्पेसिफिक मैनर के अंदर उसकी जांच करता है, प्रूव करता है ना, एनालिसिस करता है उस फूड का, ठीक है। और सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज के साथ ही ये मान लो पब्लिक एनालिस्ट स्टेट लेबोरेटरीज का है, तो ये लगातार सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज के साथ संपर्क में रहेगा और उनकी नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहेगा और अपना जो ज्ञान है उन्हें देता रहेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर लेबोरेटरीज का जो काम है वो पब्लिक एनालिस्ट का होता है ना। और सैंपल्स को रखना, अगर कोर्ट सैंपल्स मांगती है बाद में इन एनी केस, तो ये उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जाते हैं फूड इंस्पेक्टर्स, है ना। फूड इंस्पेक्टर्स का जो काम है ये सैंपल को लेना, ये इंस्पेक्टर होते हैं जो जाके इंस्पेक्शन करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चर यूनिट्स का, डिफरेंट शॉप का, मिठाई वगैरह की दुकान का, है ना, वहां ये इंस्पेक्शन करते हैं। अगर इन्हें ऐसा लगता है तो ये कुछ सैंपल ले लेते हैं, फिर ये पब्लिक एनालिस्ट को देते हैं, है ना। पब्लिक एनालिस्ट उसे कंजर्व करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, चेक करता है, कई तमाम सारी चीजें होती है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं फूड इंस्पेक्टर्स, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटी है? फूड इंस्पेक्टर की वही ड्यूटी है जैसे कि लाइसेंस प्रोवाइड करना, है ना। किसी भी कोई भी जैसे अगर कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट है, कोई भी शॉप है, कोई भी ड्रग यूनिट है, या फिर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, खाने योग्य जो भी पदार्थ है, उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, अगर आप सभी इन चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे, जितना पीएफए के अंदर बता रखा है केमिकल, उतना ही अगर आप यूज में लेंगे तो आपको हम लाइसेंस देते हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, किस किस के मैन्युफैक्चर के लिए, स्टोरेज के लिए, सेल के लिए, है ना। तो ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंक्वायरीज ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड। अगर आपको कोई आम आदमी है, आम जनता है, उसे अगर फूड क्वालिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती है कि ये फूड सही नहीं है, तो वो इस फूड इंस्पेक्टर को कॉल कर सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फूड इंस्पेक्टर आएगा और इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। इसके अलावा सैंपल ऑफ फूड जो है वो पब्लिक एनालिस्ट को भेजता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस फूड इंस्पेक्टर को कुछ असंवैधानिक लगता है, कुछ गलत लगता है, तो वो वहां से सैंपल लेता है और उस सैंपल को पब्लिक एनालिस्ट को वो भेज देता है ना। इसके अलावा स्पेसिफिक कंप्लेंट्स राइटिंग वगैरह, है ना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है कि कितनी मैंने फूड जो है हमने इंस्पेक्शन किया है, कितनी शॉप का कितनी कंप्लेंट्स आई है, और इसको फिर हाई अथॉरिटीज को ये बताते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इनकी ड्यूटीज होती है। अब ये जो थी, ये 4 बॉडीज थी, एक सेंट्रल कमेटी थी, इसके अलावा लेबोरेटरीज थी, पब्लिक एनालिस्ट थे, फूड इंस्पेक्टर थे। ये चारों मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाते हैं। पीएफए एक्ट को लागू रखने के लिए, चलाए रखने के लिए लोगों तक, है ना, लोग इसका पालन कर सके, इसलिए इन चारों को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें कि पीएफए के अंदर कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से फूड मटेरियल्स है जो कि इसमें लागू कर, जो कि इसके अंदर मेंशन है कि आप वही केमिकल्स यूज कर सकते हैं किसी भी फूड मटेरियल के अंदर। कोई भी खाने योग्य पदार्थ है तो उसमें आप कौन कौन से फूड मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। पहले अगर हम बात करें कलर्स की, फूड के अंदर कौन से कलर्स को हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन है क्लोरोफिल, है ना।
तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, सभी को पता है, इसको हम फूड के अंदर यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज कैरामेल। कैरामेल जो है ये रेड ऑरेंज होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन है ये भी ऑरेंज रेड, लगभग ऑरेंज रेड कलर का ही होता है, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है ये। और ये बीटा कैरोटीन फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है ना, फ्रूट और वेजिटेबल से इसको अलग किया जाता है, वहां ही पूजा जाता है। सेकंड वन इज एनाटो, ये भी ऑरेंज कलर का लगभग होता है। कोलतार डाइज होती है, डार्क कलर की होती है। सैफरन हम सब जानते ही है, केसर है ना, केसर कहां से प्राप्त होता है? सैफरन या केसर कहां से, कौन से प्लांट के पार्ट से प्राप्त होता है? जो केसर है वो हमें स्टिग्मा से प्राप्त होता है। जो प्लांट या फ्लावर का स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है ना, ये सब गाइनोसियम के पार्ट है, तो स्टिग्मा से हमें सैफरन मिलता है। इसके अलावा कुरक्यूमिन जो है, हल्दी, वो भी फूड मटेरियल में कलर के लिए यूज की जाती है। इन सब की जो क्वांटिटी है वो पीएफई कहता है कि 0.2 मिलीग्राम पर केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन एनी कंडीशन 0.2 मिलीग्राम पर केजी फूड मटेरियल के अंदर इन सब की क्वांटिटी या कोई भी एक अगर आप सब्सटेंस डालते हो कलर के लिए तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये पब्लिक एनालिस्ट के द्वारा ये जांच में पाया गया कि अगर 0.2 मिलीग्राम से ज्यादा है तो फिर वो उस हिसाब से पेनल्टी उन पर डिसाइड की गई है। नेक्स्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट परमिटेड इन फ्रूट। फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है उतना कितना परमिटेबल है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन को स्टॉप करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो है ना फूड जो है वो फूड खराब नहीं होगा, है ना, डीजनरेशन नहीं होगा फूड के अंदर, फूड खराब नहीं होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर हम फूड को खराब होने से रोक सकते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कई सारे विटामिन यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल मतलब विटामिन ई, विटामिन ई का यूज किया जाता है। इसके अलावा एस्कोर्बिक एसिड है, एस्कोर्बिक एसिड को हम बोलते हैं विटामिन सी, विटामिन सी। लेसिथीन है, लेसिथीन एक फेट का टाइप है। तो ये डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फूड मटेरियल के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स परमिटेड इन फूड। फूड के अंदर हमें प्रिजर्वेटिव मिलाने होते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव हम नहीं मिलाएंगे तो फूड बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो फूड को हमें कई दिनों तक चलाना है, क्योंकि जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक उसे हम मैन्युफैक्चर डे से लेकर सेल तक के लिए बचा के रखने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम अचार को हम अगर घर में देखें तो अचार जो होता है, अचार जो है उसे हम तेल में डालकर रखते हैं, तेल में रखते हैं, तो तेल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है ना, सॉल्ट इसके अंदर डाला जाता है, तो ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देता है। तो इसी तरीके से प्रिजर्वेटिव्स का यूज किए जाते हैं। दो क्लास है इन प्रिजर्वेटिव्स की, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड। जो क्लास फर्स्ट के प्रिजर्वेटिव है उसमें कॉमन सॉल्ट आता है, नमक, शुगर आती है, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, सिरप आती है, विनेगर आता है, शहद आता है और ऑयल आता है। तो लगभग कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके अंदर आते हैं। सॉल्ट आ गया, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, शुगर है, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज है, सिरप है ना, ये सब इनका यूज प्रिजर्वेटिव्स के रूप में किया जाता है। ये क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट इज क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव। क्लास सेकंड में बेंजोइक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स है ना, सोडियम पोटेशियम के, सोर्बिक एसिड है, मिथाइल डाइएसिटेट है, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड है। तो ये सब क्लास सेकंड के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, है ना। हमें क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में दोनों को नहीं डाल सकते। नॉट मोर देन वन क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स परमिटेड, है ना, एक से ज्यादा क्लास सेकंड का प्रिजर्वेटिव हम यूज नहीं कर सकते। इन सब में से केवल एक ही प्रिजर्वेटिव हम यूज कर सकते हैं फूड मटेरियल के अंदर, ठीक है। और बच्चों के जो फूड होते हैं उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट वाले जो प्रिजर्वेटिव है, ये जो प्रिजर्वेटिव है ये हम नहीं डाल सकते। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। बच्चों के जो फूड मटेरियल्स है उसके अंदर हम इसको नहीं डाल सकते। तो इस एक्ट के अंदर डिफरेंट चीजें दी हुई है
कि हमें इनका पालन करना है। अगर कोई मैन्युफैक्चर यूनिट, कोई दुकानदार, कोई मिठाई वाला, कोई दूध वाला इन सब चीजों का पालन नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी भी डिसाइड की गई है। इस एक्ट के अंदर पीएफए के अंदर पेनल्टी भी डिसाइड की गई है। फूड इंस्पेक्टर ये पेनल्टी, एफआई जो है फूड इंस्पेक्टर, वो पेनल्टी लेता है। पेनल्टी क्या है, कोर्ट के द्वारा दी जाती है। या तो 1 साल की जेल होगी मिनिमम, है ना, मिनिमम फाइन होगा 2000 का अगर आप पहली बार इसी पीएफए के अंदर या एडल्ट्रेशन फूड के अंदर अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो, और अगर आप वापस दोषी पाए जाते हैं तो 6 मंथ से लेकर 6 साल तक की आपको जेल हो सकती है। इसके अलावा आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल्स के अंदर। तो ये पेनल्टी है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो ये पीएफए एक्ट को, इस नियम को लागू रखती है ताकि लोग इस पे कंट्रोल रख सकें और हेल्थ एजार्डियस फूड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ना हो सके। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। ये पीएफए एक्ट आज हमने देखा है। इसी तरीके से हम एक एक क्लास में एक एक एक्ट देखते जाएंगे हमारे जो एफसीआई सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।